वीडियो में बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के लिए। यहाँ पर साइंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं हम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। या इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को जानकारी मिलने वाली है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग को जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर रसायन विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पर इस वीडियो में कराया जा रहा है। यहाँ पर यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखना और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलने वाले। बोर्ड एग्जाम 2025 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पर चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश लाइट और यहाँ पर उत्तल और अवतल लेंस के लिए सूत्र, उत्तल और अवतल लेंस के लिए सूत्र कौन सा? यहाँ पर फार्मूला क्या? यहाँ पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या है? यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया। यहाँ पर ये क्या दिया गया? यहाँ पर फार्मूला दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ये किसके लिए होता है? दर्पण का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? माइनस होता है 1/f 1/v माइनस 1/u होता है। और यहाँ पे f क्या है, v क्या है, u क्या है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों सूत्र में f क्या है? यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी है। और यहाँ पर u क्या है? वस्तु की दूरी। यहाँ पर v क्या है? छवि की दूरी है, जो परछाई होती है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। यहाँ पर छवि की दूरी। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना? 20 सेमी है। यदि वस्तु के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी गई है तो छवि की दूरी और प्रकार ज्ञात करें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। यदि वस्तु लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी गई तो छवि की दूरी और प्रकार ज्ञात करें। यहाँ पर क्या करना है? प्रकार ज्ञात करना है। यहाँ पर इसमें क्या करना है? 1/f। यहाँ क्या करना है? f की जगह क्या रखना है? 20 सेमी रखना है। और यहाँ पर वस्तु लेंस के सामने 30 सेमी दूरी पर रखा गया। यहाँ पर 30 सेमी वस्तु से दूरी। u का मान कितना दिया गया? यहाँ पर u का मान दिया गया 30 सेमी, f का मान कितना दिया गया? यहाँ पर 20 सेमी। और v का मान ज्ञात करना, इसे फार्मूले में रखकर हल करना है। यहाँ पर इसे फार्मूले रखकर हल करना है। यहाँ पर जब हल करेंगे यहाँ पर v का मान कितना निकल के आएगा? यहाँ पर 12 आएगा। हल करेंगे यहाँ पर सभी का मान रखकर इसका जो यहाँ v के लिए आएगा, यहाँ पर छवि की जो दूरी आएगा कितना आएगा? यहाँ पर 12 सेमी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम, जो ये फार्मूला होता है यहाँ पर स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? जो यहाँ पर जब कोई तल होता है यहाँ पर एक अभिलंब डाला जाता है। ये क्या होता है? आपतन कोण I होता है, परावर्तन कोण R होता है। और परावर्तन कोण क्या होगा? यहाँ पर R होता है। ये क्या होता है? ये आपतन कोण होता है। ये क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। यहाँ ऊपर क्या होता है? अभिलंब होता है, नीचे क्या होता है? ये तल होता है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या हो? साइन I अपान क्या होगा? साइन R होता है। ये क्या है? म्यू है। यहाँ पर I क्या है? यहाँ पर आपतन कोण है। R क्या है? अपवर्तन कोण है। म्यू क्या है? यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक है। एक उदाहरण दिया गया यहाँ पर हवा से कांच के लिए अपवर्तनांक कितना? 1.5 है। यदि आपतन कोण 30 अंश है तो अपवर्तन कोण ज्ञात करें। अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका मान रख के हल करना है। यहाँ पर इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर है म्यू के मान कितना है? यहाँ पर 1.5 है। यहाँ पर आपतन कोण I के लिए मान कितना दिया गया? यहाँ पर
30 अंश से आर का मान पूछ रहा है यहाँ पर, अपवर्तन कोण का मान पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसको हल कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य का फार्मूला क्या होता है? W बराबर या फिर इंटू डी कास्ट थीटा होता है। W बराबर या फिर इंटू डी कास्ट थीटा होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। यहाँ पर आप सभी को इसको हल करना है। यहाँ पर W क्या है, F क्या है, D क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर W क्या है? यहाँ पर कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। F क्या है? यहाँ पर बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। D क्या होता है? दूरी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। बल और विस्थापन के बीच क्या होता है? कोण होता है। एक उदाहरण बात कर लेते हैं। यहाँ पर 50 न्यूटन का बल 30 अंश के कोण पर लगाकर 10 मीटर की दूरी तक खींचा गया। कार्य का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? कार्य का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर W बराबर एफ इंटू डी कास्ट थीटा। एफ का मान यहाँ पर कितना दिया गया? यहाँ पर 50 है, थीटा का मान 30 अंश है। यहाँ पर डी का मान कितना है? 10 मीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ का मान 50 है, एफ इंटू डी कास्ट थीटा 10 कास्ट 30 अंश। कास्ट 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। यहाँ से 2 पंजे 10, यहाँ कितना हो? 50 में 5 गुणा करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 × 5 = 25, 250 √3 आएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 225 √3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर धारा और परिपथ में ओम का नियम, धारा और परिपथ में ओम का नियम, ये भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो ओम का नियम होता है क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I होता है। ओम का नियम क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I होता है। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन सा आएगा? यहाँ पर R आएगा। V बराबर क्या होगा? IR होगा। V क्या है? I क्या है? R क्या है? V क्या है? वोल्टेज है, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्टेज का वोल्ट होता है। I क्या है? धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। R क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यहाँ आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध 5 ओम है और उस पर 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है। धारा का मान ज्ञात करें। किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध 5 ओम है और उस पर 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है, तो धारा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर है विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र P बराबर है VI। P बराबर क्या है? यहाँ पर VI। यहाँ पर यह E बराबर क्या है? यहाँ पर P इंटू T। यहाँ पर जहाँ P क्या है? यहाँ पर शक्ति, शक्ति की मात्रा क्या होगा? वाट होगा। E क्या है? यहाँ पर ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। T क्या है? यहाँ पर समय, समय की मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। यहाँ पे इसके सब मात्रक दिए गए, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पर एक बल्ब 220 वोल्टेज पर 2 एम्पियर की धारा खींचता है, तो उसे 5 घंटे तक चलाने पर खपत हुई ऊर्जा ज्ञात करें। एक बल्ब 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा खींचता है, तो उसे 5 घंटे तक चलाने पर खपत हुई ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ पे इसी पूरा मान रखना है। यहाँ पे हल करना है। यहाँ पर कौन से फार्मूले पे? यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर लॉरेंज बल चुंबकत्व क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ पर F बराबर QVB। यहाँ क्या है? F बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लॉरेंज बल QVB। और यहाँ क्या है? F क्या है? बल है। Q क्या? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। V क्या होता है? वेग होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। B क्या है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक किसका होता है? टेस्ला का। यहाँ इसी पे मान यहाँ दिया गया। यहाँ पर 1 कूलाम का आवेश 2 मीटर पर सेकंड से 0.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र से जा रहा है। उस पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है। यहाँ पर उसके बल को ज्ञात करना है। यहाँ पर
या बराबर क्या होगा यहाँ पर, या बराबर क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी बी। क्यू का मान 1 है, वी का मान 2 है, और यहाँ कितना दिया 0.5 है। यहाँ पर ये दशमलव है, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ पर 2 पंजे 10, और यहाँ 5 5 कैसे 1 आएगा यहाँ पर। इसका आंसर, इसका जो आंसर निकल के आएगा 1 आएगा, राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। क्यू क्या है यहाँ पर, ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और यम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। सी क्या है यहाँ पर, विशिष्ट ऊष्मा, जूल प्रति किग्रा है यहाँ पर। डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, तापमान में परिवर्तन। उदाहरण में बात करते हैं, 2 किग्रा पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। पानी के लिए यहाँ पर कितना दिया यहाँ पर, 4200 जूल प्रति किग्रा है यहाँ पर सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे यहाँ पर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके नमक और पानी का निर्माण करते हैं। इसे सरल भाषा में अम्ल और क्षार को रद्द करने की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। इसके बिंदु की बात करते हैं यहाँ पर। परिभाषा यहाँ पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी बनाते हैं। उदाहरण बात करते हैं यहाँ पर, एसिड और बेस मिलकर यहाँ क्या बनना है, साल्ट और वाटर। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर, साल्ट और वाटर का निर्माण करेंगे यहाँ पर। उदाहरण बात करते हैं यहाँ पर, यस यल यहाँ का एसिड है, यानी एच का यहाँ बेस है। यहाँ पर यहाँ क्या बन रहा है, नमक और जल के रूप में निर्माण हो रहा है यहाँ पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी का निर्माण हो रहा है। दूसरा यहाँ पर उदाहरण है H2SO4, और यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ क्रियाकरण क्या बन रहा है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, पानी का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। यहाँ कुछ यहाँ पर अभिक्रिया के मुख्य गुण यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह अम्ल और क्षारों के गुण को समाप्त कर देती है। यहाँ पर यह अम्ल और क्षारों के गुणों को क्या करती है, समाप्त कर देती है। उदासीनीकरण के बाद प्राप्त विलयन का पीएच मूल्य समानतः 7 के करीब होता है। उदासीनीकरण के बाद प्राप्त विलयन का पीएच मूल्य समानतः क्या होता है, 7 के करीब में होता है। यहाँ पर है दूसरे पॉइंट में यहाँ बताया गया, यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया क्या ऊष्मा क्षेपी होती है, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में शामिल मुख्य आयन, अम्ल में H+ हाइड्रोजन आयन है, क्षार में क्या OH हाइड्रोजन आयन है। मुख्य प्रतिक्रिया H+ यहाँ पर OH साथ क्रियाक्रम क्या बनेगा, यहाँ पर जल का निर्माण हो गया। यहाँ पर इसका उपयोग है यहाँ पर अम्लीय या क्षारीय मिट्टी को संतुलन करना। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, पेट की अधिक अम्लता का इलाज एंटासिड से करना। यहाँ तीसरे पॉइंट बताया गया, अपशिष्ट जल को उदासीन बनाना। चौथे पॉइंट पे यहाँ पर रसायन विज्ञान को औद्योगिक प्रक्रियाओं में बदलना। यहाँ पर इसके उपयोग है। यहाँ पर अब यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया का पीएच पैमाना, उदासीनीकरण अभिक्रिया का पीएच पैमाना। अम्लीय पीएच, अम्लीय विलयन के लिए क्या होगा, पीएच जहाँ क्या होगा 7 से अधिक होगा तो, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 के बराबर होगा तो उदासीन, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। यहाँ क्या होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 से
कम होगा। पीएच अगर 7 से कम होगा क्या होगा, अम्लीय। और 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन। 7 से कम रहेगा, पीएच क्या रहेगा यहाँ पर, 7 से अधिक। 7 से अधिक है, क्षारीय होगा यहाँ पर। संपूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए अम्ल और क्षार की मात्रा संतुलित होना चाहिए। संपूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए अम्ल और क्षार की मात्रा क्या होना चाहिए, अम्ल और क्षार की मात्रा क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। उदासीनीकरण प्रक्रिया के लिए यहाँ पर उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए अम्ल और क्षार की मात्रा क्या होनी चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। साधारण नमक के महत्वपूर्ण बिंदु और उपयोग, इसका रासायनिक नाम देखते हैं यहाँ पर। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पर, NaCl। इसकी उपस्थिति क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह सफेद क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। यहाँ दूसरे पार्ट में बताएंगे यहाँ पर, यह पानी में आसानी से क्या घुलनशील होता है, यह पानी में आसानी से क्या होता है, घुलनशील होता है। उत्पत्ति में क्या बताया गया यहाँ पर, इसे समुद्री जल के वाष्पीकरण या नमक की खदानों जैसे राजस्थान के सांबर झील से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत में क्या है यहाँ पर, समुद्र जल, नमक झील और नमक खदानें। उत्पादन विधि में कौन सा यहाँ पर, समुद्र के पानी को वाष्पित करके। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया से यहाँ पर है HCl+, यहाँ पर है यानी OH साथ क्रिया कराने क्या बनेगा, NaCl+, जल का निर्माण होगा। साधारण नमक के उपयोग, साधारण नमक के उपयोग रसोई में यहाँ पर क्या है, खाद्य पदार्थों को स्वाद बढ़ाने के लिए, खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के लिए। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया यहाँ पर, नमक का उपयोग खाद्य संरक्षण जैसे अचार और मांस में भी किया जाता है। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया यहाँ पर, औद्योगिक उपयोग, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर तीसरे पार्ट में बताया गया यहाँ पर, रासायनिक उपयोग, रासायनिक उद्योग में देखते हैं यहाँ पर, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए। दूसरे पॉइंट में बताया गया यहाँ पर, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर पिघलाव बिंदु को कम करने में, पिघलाव बिंदु को कम करने में सर्दियों में बर्फ को पिघलाने के लिए सड़कों पर डाला जाता है, सर्दियों में बर्फ को पिघलाने के लिए सड़कों पर डाला जाता है। मानव शरीर में, यह शरीर में जल को संतुलन बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। दूसरे पार्ट में बताया गया यहाँ पर, आयोडीन युक्त नमक गले के घेंघा रोग से क्या करता है, बचाव करता है। आयोडीन युक्त नमक गले के घेंघा रोग से क्या करता है, बचाव करता है। अगले पॉइंट में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कृषि में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और यहाँ पर खरपतवार नष्ट करने के लिए किया जाता है। कृषि में इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और खरपतवार नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर कुछ इसके अन्य सामान्य जानकारी यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन की कमी से बचने के लिए साधारण नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन की कमी से बचने के लिए साधारण नमक में क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है। यह घेंघा के मानसिक विकास संबंधित समस्याओं को बचाव करता है। इसकी सावधानियां यहाँ क्या है, अत्यधिक नमक का सेवन उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अत्यधिक नमक का सेवन उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पर, यानी OH यहाँ पर।
कास्टिक सोडा बनाने की विधि। कास्टिक सोडा का उत्पादन मुख्यतः क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इसके चक्र यहाँ पर पहले में बात कर लेते हैं। कच्चा माल क्या होता है यहाँ पर? नमक का जल विलयन NaCl की बात हो रही है यहाँ पर। इसकी विधि क्या है? यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया यहाँ पर? इस प्रक्रिया में नमक जल विलयन को विद्युत धारा से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में नमक के जल विलयन को विद्युत धारा से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अब क्रिया में बात करते हैं यहाँ पर NaCl प्लस यहाँ पर जल के साथ क्रिया कराने पर NaOH प्लस यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। NaOH विलयन में रहता है। दूसरे पार्ट में क्या बताया? यहाँ क्लोरीन गैस एनोड क्या होती है? मुक्त होती है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर क्या होती है? मुक्त होती है। NaOH को शुद्ध करना, इसे केंद्रित करके ठोस कास्टिक के रूप में तैयार किया जाता है। इसे केंद्रित करके ठोस कास्टिक के रूप में तैयार किया जाता है। कास्टिक सोडा के उपयोग के देख लेते हैं। यहाँ पर रासायनिक उद्योग में साबुन, डिटर्जेंट और कागज बनाने में। साबुन का उपयोग कहाँ करते हैं? डिटर्जेंट और कागज बनाने में। रंजक का उपयोग रंजक और कपड़ा उद्योग में। तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर पॉलीएस्टर और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस उद्योग में। यहाँ पहले पॉइंट बताया गया यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन के परिष्कृत करने में। दूसरे पॉइंट में बताया गया यहाँ पर प्राकृतिक गैस से सल्फर औद्योगिक को हटाने में। यहाँ तीसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर जल उपचार में। जल के pH को संतुलित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अपशिष्ट जल से अम्लीय अशुद्धियों को हटाने में। अपशिष्ट जल में अम्लीय अशुद्धियों को हटाने में किया जाता है। जल का उपचार कहाँ करते हैं? यहाँ पर जल के pH को संतुलित करने के लिए। यहाँ दूसरे पार्ट में बताया गया यहाँ पर अपशिष्ट जल से अम्लीय अशुद्धियों को हटाने में किया जाता है। घरेलू उपयोग, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पाइप साफ करने वाले उत्पादों में दूसरे पार्ट में बताया दाग और ग्रीस हटाने के लिए क्लीनिंग एजेंट में किया जाता है। औषधि उद्योग में देख लेते हैं। यहाँ पर दवाओं और औषधियों रसायन के निर्माण में किया जाता है। खाद्य उपयोग में यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर चॉकलेट और यहाँ पर कारमेल बनाने में। जैतून और यहाँ पर प्रोसेस करके खाने योग्य बनाने में इसका यूज करते हैं यहाँ पर। अब सावधानियाँ यहाँ का इसको देख लेते हैं। हम कास्टिक सोडा एक अत्यधिक संक्षारक पदार्थ है। त्वचा, आँखों की श्वसन तंत्र के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तीसरे पॉइंट में बताया गया यहाँ पर इसे संभालते समय सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने और चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर कास्टिक सोडा एक अत्यंत संक्षारक पदार्थ है। त्वचा, आँखों के श्वसन तंत्र के लिए क्या हानिकारक। यहाँ पर इसे संभालते समय सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने और चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाने की विधि। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें। यहाँ पर रासायनिक नाम देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3 होता है। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है। यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाने की विधि यहाँ क्या है? इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा का उत्पादन मुख्यतः साल्वे प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पहले पॉइंट बात कर लेते हैं। यहाँ पर कच्चे पदार्थ यहाँ कौन से? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ दूसरे पॉइंट क्या है? अमोनिया NH3 यहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर, पानी, पानी यहाँ क्या है, यहाँ पर H2O के रूप में है। यहाँ पर प्रक्रिया यहाँ कौन सी, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के घोल में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है। यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्या बताया, यहाँ पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर अब क्रिया यहाँ क्या है, यहाँ पर इसको देख ले जाते हैं। यहाँ पर NaCl प्लस यहाँ क्या है, अमोनिया प्लस यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराने पर NaCO3 के रूप में प्राप्त होता है, प्लस यहाँ क्या होगा, NH4Cl के रूप में प्राप्त होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का पृथक्करण, सोडियम बाइकार्बोनेट का पृथक्करण बेकिंग सोडा को घोल से अलग करके सुखाया जाता है। बेकिंग सोडा को घोल से अलग करके क्या करते हैं, सुखाया जाता है। बेकिंग सोडा के महत्वपूर्ण उपयोग, बेकिंग सोडा के महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। खाद्य पदार्थों में केक, ब्रेड और यहाँ बिस्कुट के यहाँ पर खमीर उठाने वाले एजेंट के रूप में। यहाँ दूसरे पार्ट में क्या बताया गया, यहाँ पर यह गैस उत्पन्न करता है, यह गैस उत्पन्न करता है जिसमें खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, फूल जाते हैं। यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया यहाँ क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको यहाँ गर्म करने में क्या होगा, Na2 और CO3 प्लस यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर सफाई में, दाग धब्बे और ग्रीस को हटाने के लिए, किचन और यहाँ बाथरूम के सतहों को साफ करने में इसका यूज करते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर अम्लता के इलाज के लिए एंटासिड के रूप में। यहाँ दूसरे पार्ट में बताया गया, पानी में मिलाकर गले और खराश और मुंह की सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर गंध को दूर करने में, गंध को दूर करने में इसका यूज क्या है, फ्रीज कचरा, यहाँ पेंटी या जूतों के दुर्गंध हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पर अन्य उपयोग यहाँ क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अग्निशामक यंत्र में रसायनों के pH को संतुलित करने में इसका यूज करते हैं। यहाँ पर सावधानियां यहाँ क्या है, बेकिंग सोडा का अत्यधिक सेवन पेंट या गैस का ऐंठन पैदा कर सकता है। दूसरे पार्ट में क्या बताया, इसे ठंडी और सूखी जगहों पर संग्रहित करें। तीसरे पार्ट में क्या बताया गया, यहाँ पर गर्मी या नमी में रखने के लिए यहाँ पर सक्रिय हो सकता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। व्यंजक चूर्ण, व्यंजन चूर्ण बनाने की विधि में यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर रासायनिक नाम यहाँ क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये क्या है, यहाँ पर रासायनिक नाम है व्यंजक चूर्ण का। रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर CaOCl2 है। यहाँ पर इसका रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर CaOCl2 यहाँ पर इसका रासायनिक नाम। व्यंजक चूर्ण यहाँ बनाने की विधि में देख लेते हैं। व्यंजक चूर्ण का निर्माण मुख्यतः क्लोरीन और यहाँ पर बुझा हुआ चूना की क्रिया में से होता है। यहाँ पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण मुख्यतः क्लोरीन और बुझा हुआ चूना यहाँ पर है स्लैक्ट लाइम की क्रिया से होता है। कच्चा माल यहाँ कौन सा है, यहाँ पर कच्चा माल यहाँ पर है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल्ट वाइज है। क्लोरीन गैस कौन सा है, यहाँ पर Cl2। यहाँ पर प्रतिक्रिया यहाँ कौन सी, यहाँ पर बुझा हुआ चूना को यहाँ पर एक रिएक्टर में रखा जाता है। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया, यहाँ पर उस पर शुष्क क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है, उस पर क्या होती है, शुष्क गैस छोड़ी जाती है। यहाँ पर अब प्रतिक्रिया के दौरान व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। प्रतिक्रिया के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज प्लस यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर इसके साथ क्रिया कराने पर CaOH Cl2 यहाँ पर प्लस यहाँ पर H2O यहाँ पर है। प्राप्त उत्पाद तैयार व्यंजक चूर्ण को सुखाकर पैक किया जाता है। तैयार व्यंजक चूर्ण को सुखाकर पैक किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ क्या करते हैं, जल के शुद्धिकरण में, पीने के पानी में को बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए होता है। सफाई में आप क्या है इसका उपयोग, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कपड़ों को
सफ़ेद करने और दाग को हटाने के लिए। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया है, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, कपड़ा उद्योग में सूती और यहाँ पर लिनन कपड़ों को सफ़ेद करने में। दूसरे पार्ट में बताया गया यहाँ पर कागज के यहाँ पर गूदे को सफ़ेद करने में इसका यूज किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में घर, अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों रोगाणु मुक्त करने में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रसायन उद्योग में क्लोरीन आधारित रसायनों में के उत्पादन में, क्लोरीन आधारित रसायनों के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। कृषि में यहाँ पर इसका उपयोग क्या है, यहाँ पर मिट्टी में फफूंद और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ इसकी कुछ सावधानियाँ यहाँ पर। पहले पार्ट में क्या बताया गया, यहाँ पर विरंजक चूर्ण को नमी और हवा से बचा कर रखें। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया, इसे सीधे त्वचा और आंखों के संपर्क आने से बचाएं। तीसरे पार्ट में क्या बताया गया, यहाँ पर अत्यधिक उपयोग से या जल स्रोतों और यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर इसके सावधानियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर धवन सोडा, धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है। यहाँ पर ये क्या है उसका फार्मूला। यहाँ पर धवन सोडा बनाने की विधि, धवन सोडा का निर्माण मुक्त साल्वे प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कच्चे पदार्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कच्चे पदार्थ के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर अमोनिया NH3, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर क्या पानी जल है, यहाँ पर H2। यहाँ पर प्रक्रिया कौन सी, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नमक के घोल से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है। दूसरे पार्ट में क्या बताया, यह प्रक्रिया में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यहाँ पर उसकी अपक्रिया है NaCl प्लस यहाँ पर अमोनिया NH3 प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर जल है H2 के साथ क्रिया कराने कौन से प्राप्त हो गया, यहाँ पर NaCO3 है यहाँ पर प्लस यहाँ पर NH4Cl है। यहाँ पर क्रिया कराने प्राप्त हो गया। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। अब क्रिया यहाँ क्या है, CO3 यहाँ पर इसको गर्म करेंगे, Na2CO3 प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के रूप में प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ क्रिस्टलीय प्रक्रिया में डाला जाता है तो धवन सोडा बनता है। यहाँ पर क्रिया क्या है, Na2CO3 प्लस यहाँ 10H2, यहाँ पर क्रिया कराने में क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस 10H2। यहाँ पर अंतिम उत्पाद क्या होता है, यहाँ पर धवन सोडा Na2CO3 10H2 को सुखाकर तैयार किया जाता है। धवन सोडा Na2CO3 × 10H2 को सुखाकर तैयार किया जाता है। अब यहाँ धवन सोडा का उपयोग यहाँ कहाँ करते हैं, घरेलू उपयोग में, कपड़ा धोने के डिटर्जेंट में, कपड़े पानी को नरम करने के लिए, कठोर पानी को नरम करने के लिए इसका यूज करते हैं। और कपड़े धोने के डिटर्जेंट में कठोर पानी को नरम करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर रासायनिक उद्योग में कांच, साबुन और पेपर के निर्माण में। दूसरे पार्ट में बताया गया यहाँ पर सोडियम आधारित रसायन जैसे बोरेक्स और सोडियम फास्फेट के उत्पादन में किया जाता है। जल शोधन में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर प्रयोगशालाओं में एक प्राथमिक मानक के रूप में अम्लों का है डाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं। यहाँ पर घरेलू सफाई में जमी हुई ग्रीस और तेल के दाग को हटाने के लिए, किचन के बाथरूम की सही सतहों को सफाई में इसका यूज किया जाता है। सावधानियां आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसे नमी से दूर रखें क्योंकि यह नमी को सोखने वाला होता है। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया, इसे त्वचा और आंखों के सीधे संपर्क से आने से बचाएं। तीसरे पार्ट में क्या बताया गया, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर
यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रासायनिक नाम में जहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइट्रेट, इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर CaSO4 × 12H2O होता है। यहाँ पर इसका जो रासायनिक नाम है यहाँ पर CaSO4 × 12H2O होता है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यहाँ पर इसका कच्चा माल देख लेते हैं। जिप्सम CaSO4 × 2H2 होता है। यहाँ पर जिप्सम के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिप्सम में एक नियंत्रित तापमान पर गर्म किया जाता है। जिप्सम को एक नियंत्रित तापमान पर गर्म किया जाता है, लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर CaSO4 × 2H2, यहाँ पर इसको गर्म करने क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम CaSO4 × 12H2O, यहाँ प्लस यहाँ पर क्या है 3/2H2O यहाँ के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्राप्त उत्पाद, प्लास्टर ऑफ पेरिस उत्पाद को ठंडा करके भंडारण के लिए रखा जाता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यहाँ कहाँ है, यहाँ इसके उपयोग के देखते हैं। यहाँ पर निर्माण और सजावट में, सजावटी का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निर्माण और सजावट में, दीवारों की छतों पर सजावटी डिजाइन बनाने में। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया भाई, इमारतों के दरारों को छेद भरने में इसका यूज करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला पॉइंट, हड्डी के फ्रैक्चर के इलाज के लिए कास्ट बनाने में। दूसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर कृत्रिम रंग से सर्जिकल मॉडल बनाने में इसका यूज करते हैं। यहाँ पर अगला मूर्तिकला और कला में, मूर्तिकला और कला में मूर्तियों और यहाँ पर कलात्मक ढांचा बनाने में, मोल्ड्स और यहाँ मॉडल तैयार करने में। औद्योगिक उपयोग में देख लेते हैं। यहाँ पर श्रमिक उद्योग में मोल्डिंग और यहाँ पर कास्टिंग के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं। यहाँ पर शिक्षण और प्रदर्शन में, स्कूली और यहाँ पर है प्रयोगशालाओं में मॉडल और चार्ट बनाने में इसका यूज करते हैं। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की विशेषताएं क्या है, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह जल्दी सख्त हो जाता है और पानी के साथ मिलने पर ठोस रूप ले लेता है। दूसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर यह जल्दी और चिकनी सतह को प्रदान करता है। तीसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर यह जल्दी और चिकनी सतह पर प्रदान होता है। यहाँ पर उपयोग के समय से इसे सूखी जगह और संग्रहित करने वाला आवश्यक होता है, क्योंकि यह पानी के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। यह पानी के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। सावधानियां यहाँ क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसे नमी से बचकर इसे 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 नमी से बचा कर रखें, और क्योंकि यह हवा में मौजूद नमी को सोख सकता है। यह नमी से बचा कर रखें क्योंकि यह हवा में मौजूद नमी को क्या करता है, सोख सकता है। दूसरे पॉइंट क्या बताया यहाँ पर, इसे संभालते समय मास्क पहने, क्योंकि इसकी धूल सांस के साथ अंदर जाने पर क्या होता है, हानिकारक हो सकती है। तीसरे पॉइंट क्या बताया यहाँ पर, मिश्रण का तेजी से उपयोग करें, क्योंकि यह जल्द सख्त हो जाता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जब जिंक को पतले HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब जिंक को पतले HCl में डाला जाता है तो निम्न में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी यहाँ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर जब जिंक को पतले HCl में डाला जाता है तो निम्न में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से जिंक क्लोराइड ZnCl और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 बनाते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर जिंक, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, क्या कौन सी गैस प्राप्त होगी? यहाँ पर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, या फिर प्लस यहाँ CuSO4 प्लस यहाँ क्या है यहाँ पर, या फिर SO4 प्लस यहाँ पर H2O यहाँ पर है कि अपक्रिया में, या फिर क्या है यहाँ पर, या फिर का कार्य क्या है यहाँ पर? अपचायक है, ऑक्सीकारक है, उत्कीर्णक है, अपवर्तनीय है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपचायक। अपचायक क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आयरन क्या है? यहाँ पर अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया कराया जाएगा, यहाँ क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और कॉपर होगा। यहाँ इस अपक्रिया में आयरन क्या है? यहाँ पर अपचायक के रूप में। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर कमेंट करते रहेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्याख्या हम दिया गया यहाँ पर, या फिर तांबे को यहाँ पर कॉपर को यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर कॉपर के में बदल देता है। यहाँ पर इसमें ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर इसमें आयरन क्या हो रहा है? यहाँ स्वयं का ऑक्सीकरण करता है। यहाँ पर Cu क्या करता है? अपचयन करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब चूना पानी CO2 के संपर्क में आता है, जब चूना पानी CO2 के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर जब चूना पानी CO2 के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। यहाँ पर चूना पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर सफ़ेद धुंध CaCO3 बनती है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस यहाँ जल के रूप में निर्माण हो रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पानी में घुलने पर कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं होता? पानी में घुलने पर कौन सा अम्लीय नहीं होता? यहाँ पर पानी में घुलने पर कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं होता? ऑप्शन नंबर यहाँ पर HCl है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर NaOH है, ऑप्शन नंबर सी CH3COOH है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पानी में घुलने पर कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं होता? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर NaCl। यहाँ पे इसकी व्याख्या है। यहाँ पर NaCl एक क्या है? यहाँ पर तटस्थ नामक है। यहाँ पर और पानी को घुलने पर इसका pH मान कितना होता है? लगभग 7 होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसका pH मान 7 से कम होगा? यहाँ पर किसका pH मान 7 से कम होगा? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, यहाँ पर साबुन, ऑप्शन बी यहाँ पर सिरका है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रक्त है, ऑप्शन नंबर डी चूना पानी है। आप सभी को राइट आंसर देना है। यहाँ पर किसका pH मान 7 से कम होगा? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिरका इसका राइट आंसर। यहाँ पर सिरका CH3COOH का एक कमजोर अम्ल है और यहाँ पर इसका pH मान क्या है? 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन बी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देना है। यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी व्याख्या यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर NaCO3 यहाँ पर, जिससे
सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं यहाँ पर, जिससे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धातु अधातु क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर धातु की प्रकृति क्या है, यहाँ पर धातु की प्रकृति क्या है, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ऑप्शन बी यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन दान करना, ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पर है न्यूट्रल रहना, ऑप्शन नंबर डी हमेशा गैर प्रतिक्रियाशील। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर ध्वनि की प्रकृति क्या होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन दान करना। धातु अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, दान करती है। यहाँ क्या होगा, आयन एम प्लस यहाँ पर बनाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सी अधातु बिजली का कुचालक है, कौन सी अधातु बिजली का कुचालक। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सल्फर, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी सभी है, ऑप्शन नंबर बी सल्फर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर सल्फर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर कौन सा अधातु बिजली का कुचालक, यहाँ पर सल्फर है। साथ में इसका उदाहरण भी देखते हैं। यहाँ पर अधातु जैसे सल्फर और यहाँ फास्फोरस की बिजली के कुचालक होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट बिजली का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धातु के अपचयन, धातु के अपचयन के लिए गैस का उपयोग किया जाता है। धातु के अपचयन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर धातु के अपचयन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। व्याख्या यहाँ पर हाइड्रोजन धातु के ऑक्साइड का अपचयन कर धातु में बदल देती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर इथेनॉल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर C2H6 है, ऑप्शन बी यहाँ पर C2H5OH है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर C2H4 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर CH4 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी C2H5 हो गया। यहाँ पर इथेनॉल C2H5 का एल्कोहल है। यहाँ पर एक क्या है, एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एथीन और एथेन में अंतर क्या है, एथीन और एथेन में अंतर क्या है। एथीन एक एल्केन है, ऑप्शन बी एथीन में डबल बॉन्ड होता है, एथेन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी एथीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एथीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन दिया गया एथीन में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर एथीन में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी एथीन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एथीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए एथेन C2H6 में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर है सोपनिफिकेशन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है एस्टिकरण है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है न्यूट्रलाइजेशन है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। यहाँ क्या होगा, सपोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर व्याख्या में सपोनिफिकेशन प्रक्रिया में वसा और वस्तु से साबुन बनता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, घनत्व। यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर